गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री पेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, कल की कक्षा में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में जाना, जिसमें मुख्य रूप से ग्राफीय विधि या आलेख विधि पर हमने चर्चा किया। किस तरीके से समीकरण का ग्राफ खींच करके उसके हल निकाले जाते हैं, इन तरीकों पर विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा किया। कल कक्षा के अंत में हमने ग्राफ के आधार पर मतलब उसकी प्रकृति को पता करने का तरीका हमने बताया था, और कल हमने ये बताया था कि यदि आप समीकरण 1 और 2 का ग्राफ खींचते हैं और उसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ही आपके समीकरण के हल हो जाते हैं। मतलब उसका x का वैल्यू हो जाता है और y का वैल्यू हो जाता है। लेकिन अगर ग्राफ एक ही पर दूसरा ग्राफ संपाती हो जाए, मतलब समीकरण 1 का ग्राफ खींचे, ठीक है, और समीकरण 2 का ग्राफ खींचे और इस प्रकार से संपाती हो जाए, तो ऐसे समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होने के पीछे कारण है, क्योंकि हमने पहले कंडीशन में ये बताया कि जब पहला ग्राफ दूसरे ग्राफ को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो जा कर के उसका हल निकलता है। लेकिन अगर पहला समीकरण का ग्राफ दूसरे समीकरण को हर बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे, तो वैसी परिस्थिति में ऐसे समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो जाते हैं, मतलब अनेक हल हो, परिमित हल होते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने स्थिति बताया कि जब दोनों समीकरण का ग्राफ समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, पैरेलल लाइन की तरह हो जाए। क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से हमने अलजेब्रिक फॉर्म को लेते हुए ये चार्ट बनाया है। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। 2 एक्सरसाइज का अभ्यास आगे हम करेंगे। उन अभ्यासों में इसका जो है बहुत व्यापक तरीके से प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो गुणांक है x का, पहले समीकरण के x का गुणांक आपको a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है, अचर पद c1 होता है। दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 होता है, y का गुणांक b2 होता है, अचर पद c2 होता है। जो गुणांक होते हैं x और y के, जो अचर पद है, उससे एक अनुपातों का रिलेशन इस तरीके से दिया जाता है, और उस रिलेशन के आधार पर आप दिए गए समीकरण युग्म के हल का पहले से जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके समीकरण का हल कैसा होगा। ये जो है उसी का एक फॉर्मेट बनाया गया है। तो a1/a2 का जो रेशियो हो, अगर b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और ऐसे समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। और इस तरह के जो समीकरण युग्म हो, विरोधी युग्म कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि यदि a1/a2 का जो है अनुपात बराबर है b1/b2 के अनुपात के, बराबर है c1/c2 के अनुपात के, मतलब तीनों का अनुपात आपस में समान है, तो ऐसे समीकरण का जब ग्राफ निकालिएगा वो संपाती रेखा हो जाएंगे, मतलब एक ग्राफ पर दूसरा ग्राफ आ जाएगा। तो इस प्रकार के समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, और इस युग्म को, इस समीकरण युग्म को आश्रित युग्म कहा जाएगा। ठीक है, और अपरिमित हल भी कह सकते हैं। तो अनगिनत सॉल्यूशन, अनेक हल। अब आते हैं तीसरा जो हमारा केस है, a1/a2 अगर बराबर हो गया b1/b2 और तीसरा c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे समीकरण का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो है समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन की तरह आ जाएगा, जो कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ऐसे समीकरण युग्म को विरोधी युग्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गए तीनों कंडीशन। अभी तो ग्राफ में हमको इस तरीके से आएगा, और उस आधार पर हम उसका ये जो है परिणाम निकालेंगे, और जब हम अलजेब्रिक रूप से उसका टेस्ट करेंगे, बीजगणितीय रूप से, तो इस रूप में हमको उसको जांच करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें और देना है कि कहीं कहीं पर सवाल में आपको एक्सरसाइज में संगत समीकरण युग्म और असंगत समीकरण युग्म की बात
पूछेगा। और जब हम आगे अभ्यास करेंगे इसके बाद तो उसमें आपको संगत और असंगत समीकरण की चर्चा होती है। तो ध्यान रखेंगे, जिसका कोई हल नहीं होगा ये हो जाएगा असंगत, कोई हल नहीं। और ये चूँकि दोनों में हल है तो इसीलिए इसको संगत युग्म कहा जा सकता है, कहा जाएगा। क्योंकि इस दोनों में हल होता है, एक में केवल एक हल होता है, एक में अनगिनत हल होता है, तो इसे हम संगत युग्म समीकरण कह सकते हैं, संगत युग्म समीकरण। और ये हो जाएगा असंगत युग्म समीकरण। तो इसको ध्यान रख लेना है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे अब एक्सरसाइज में आएंगे। 3.1 का पहला सवाल आप लोगों के सामने है, आप देख भी सकते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको इसका हल निकालने के लिए तो नहीं कह रहा है, लेकिन इसको बीजगणितीय फॉर्म में लाना है और फिर उसको ग्राफ आपको खींचने हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आफताब और उसकी पुत्री के बीच में वार्तालाप है और दोनों स्थिति में एक पूर्व का है और एक बाद का है। तो आप कभी भी उम्र वाले सवाल में इस तरीके से अगर बनाने हो तो आप वर्तमान उम्र की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, माना कि आफताब की आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब अभी x वर्ष का है, ठीक है। तथा उसकी पुत्री, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये मान लिया हमने। आफताब का भी वर्तमान आयु हमने मान लिया और उसकी पुत्री का भी वर्तमान आयु मान लिया। अब कहता है यहाँ पहला कंडीशन कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व का ये कंडीशन है। आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व का जो भी अवधारणा होगा उसमें आप कल्पना कीजिए कि अभी अगर मेरी आयु 34 वर्ष है तो आज से 2 साल पहले हम 32 वर्ष के रहे होंगे, 3 साल पहले 31 वर्ष के रहे होंगे, 7 साल पहले जो है 27 वर्ष के रहे होंगे। तो जितना वर्ष पूर्व की बात करेगा उसमें से उतना वर्तमान आयु में से हम लोग घटा देंगे, कम कर देंगे। तो वर्तमान आयु आफताब का x है, तो 7 वर्ष पहले वह x - 7 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं तथा उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति में पुत्री की आयु क्या रही होगी। पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y - 7 वर्ष, ठीक है। अब इसको हम इस शर्त पर जो है लाएंगे। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो आफताब था वो अपनी पुत्री के आयु का 7 गुना था। मतलब x - जो 7 है आफताब, पुत्री उसकी जो है y - 7 इस पुत्री का 7 गुना था। चलिए इससे एक इक्वेशन निकाल लीजिए, x - 7 7y - 7 × 7 = 49। अब सभी x y वाले की तरफ ले आइए,
तो x माइनस 7y इजक्वल टू -49 प्लस 7, तो हो जाएगा x माइनस 7y इजक्वल टू -49 में से 7 चला जाएगा -42। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इस तरीके से आपको पहले कंडीशन के माध्यम से हमने पहला समीकरण निकाल लिया। ठीक है। 3 वर्ष बाद तो लिखेंगे पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है? 3 वर्ष बाद। आप यहाँ पर पुनः प्रश्न से भी लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब कितना का हो जाएगा? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु इज इक्वल टू, तो बाद है तो बाद में प्लस, x प्लस 3 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। अब जो है यहाँ भी कंडीशन है कि उसकी क्या गुनी रह जाती है? 3 गुनी यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा। तो x प्लस 3y 3 तिहाई 9, x माइनस 3y इजकल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इजकल टू 6। ये समीकरण 2 हो गए। जो प्रश्न में कथन दिया गया था उसका हम बीजगणितीय रूप में परिवर्तन कर चुके हैं। पहला परिवर्तन है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 और दूसरा आया है x माइनस 3y इजकल टू 6। ये इसका बीजगणितीय जो है रूप हो गया। अब इसका चूँकि आपको आलेख में परिवर्तन भी करना है, ग्राफ भी खींचना है, या आलेख कहिए, ग्राफ कहिए, या ज्यामितीय निरूपण कहिए, तो अब हम उसको करेंगे। निरूपण के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस 7y इजकल टू -42, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू निकाल लीजिए, -7y इजकल टू -42 माइनस x, इसीलिए y इजकल टू -42 माइनस x बट्टा -7। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हो गया 42 प्लस x बटा -7। ठीक है। चलिए अब इसका मान सारणी हम लोग यहाँ बना लेंगे। 2 वैल्यू कम से कम यहाँ डालने हैं आलेख खींचने के लिए। 1 3 का हम बनाते हैं x y बराबर 42 प्लस x बट्टा -7 नहीं होगा क्योंकि माइनस तो कट चुका है, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ x का आप प्लस में वैल्यू डालिएगा तो 42 में प्लस होता जाएगा, इसीलिए इसको आप माइनस में ही इसका वैल्यू डालिए। तो x के जगह पर -7। ठीक है। तो -7 डालिएगा तो 42 में से 7 घट जाएगा 35, 7 पचे 35, 5 हो जाएगा, प्लस 7, 7 सत्ते 49, 2 ही वैल्यू से काम चल जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 ही रहने दीजिए, समीकरण 2 से x माइनस 3y इजकल टू 6, यहाँ भी निकाल देंगे -3y इजकल टू 6 माइनस x, इसलिए y इजकल टू 6 माइनस x बाई -3। यहाँ पर भी मान सारणी आप बना लेंगे। ठीक है।
अब जो है x का वैल्यू यहाँ क्या रखिएगा, आप 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 कट गया, -1। 6 रखिएगा तो 6 6 0, ये भी 0 हो जाएगा। और -3 रखिएगा तो -3 रखेंगे तो 6 3 9, 3 से 3 -3 ही आएगा। इस प्रकार इसमें 3 वैल्यू हो गया, इसमें 2 वैल्यू हो गया, उससे फ़र्क नहीं है। अब इसका आलेख खींच सकते हैं, देखिए। तो बच्चों ये जो है दोनों समीकरण का ग्राफीय निरूपण हो गया। और चूंकि इसका हल निकालने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हम इसको दोनों ग्राफ का प्रतिच्छेद कराना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ ग्राफ ये दिखा दीजिए कि इसका ये ग्राफ निकल चुका है, तो ये ग्राफीय निरूपण हो गया और वो जो है बीजगणितीय निरूपण हो गया। इस प्रकार से 3.1 जो अभ्यास है उसमें जो आगे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी इसी तरीके से आपको हल करने हैं। अब हम 3.2 को देखेंगे। बच्चों अभ्यास 3.2 में हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं 3.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो सवाल है 1 के 1 में और 2 में, उस कथन के माध्यम से आपको एक बीजगणितीय समीकरण में उसको परिवर्तित करना है। और जब बीजगणितीय समीकरण उसका आ जाए तो उसको फिर से मान सारणी बना करके उसका हम ग्राफ खींचेंगे। और जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उसका जो x निर्देशांक होगा, y निर्देशांक होगा, वही उसका हल होगा। तो आपको 3.1 में अभी मैंने तुरंत बताया है, उसमें हालांकि हल करने की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने ग्राफ का प्रतिच्छेद नहीं करवाया। लेकिन आपको यहाँ 3.2 के पहले सवाल के फर्स्ट और सेकंड में आपको ग्राफ को प्रतिच्छेद करना है और तब उसका हल निकालना है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। देखिए बच्चों 2 का तीसरा सवाल मैंने लिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ध्यान होगा इसका व्यापक रूप जो हम बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और आप इस पहले समीकरण के साथ आप तुलना कीजिए। देखने से स्पष्ट है कि a जो है a1 यहाँ 6 है, b1 -3 है, माइनस चिन्ह को लेके चलना है, और c1 10 है। यहाँ देखिएगा फिर a2 2 है, b2 -1 है और c2 आपको 9 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 का अनुपात। तो 6/2, 2 से कट जाएगा 3, इसका रेशियो 3 आ गया। दूसरा हम निकालते हैं आपको b1/b2। तो b1 कितना है -3 और b2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी रेशियो 3। और तीसरा निकालते हैं c1/c2, तो ये है 10/9। आप यहाँ पर कट नहीं सकता है दोनों, तो ये हो जाएगा 10/9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम तीनों रेशियो को ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। मतलब a1/a2
इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 जो है एक विरोधी युग्म है। विरोधी, इसको बोलेंगे विरोधी युग्म। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो इसका होगा वह समानांतर होगा। क्या होगा? समांतर ग्राफ होगा। मतलब इसका ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ना ही जानकारी आपको ये 2 के सभी सवाल में देने हैं। ये 2 का तीसरा है, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब छात्रों इसके तीसरे प्रश्न को देखिए। फिर से आपको अभ्यास का जो है आ चुका है। तीसरे प्रश्न में है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न को इसी तरीके से बनाना है जो अभी हमने 2 के तीसरा में बनाया है। समीकरण युग्म का अगर एक हल हो या अनगिनत हल हो तो वहाँ पर संगत युग्म कहेंगे, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत युग्म हो जाए। इससे ज़्यादा इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। हमें उम्मीद है कि आप तीसरे प्रश्न को बना सकते हैं, आप इसको कर लेंगे। जो भी दिक्कत होगा फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब अगले क्लास में दे देंगे। चौथा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न में कि हम लोग उसके शर्तों के आधार पर जांच कर लेते थे, अगर वो संगत हो गया तो वहाँ पर संगत लिख देते थे, असंगत हो गया असंगत लिख देते थे। लेकिन अब आपको चौथे प्रश्न में क्या है कि अगर समीकरण युग्म संगत आ जाए तो आप उस समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि एक मान सारणी फिर समीकरण 1 का बनाइएगा, फिर समीकरण 2 का मान सारणी बनाइएगा, दोनों के माध्यम से उसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदक बिंदु का जो निर्देशांक होगा उस समीकरण का हल हो जाएगा। इस चौथे में आपको यही करना है। पाँचवा में आते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ हम 5वें सवाल को बनाने जा रहे हैं। हमने बाग की चौड़ाई को x मीटर मान लिया और बाग की लंबाई को y मीटर मान लिया। यहाँ पर आप लंबाई को भी मान सकते हैं, चौड़ाई को भी मान सकते हैं, कोई पहले कोई बाद में हो सकता है। ठीक है। प्रश्न से कहता है कि बाग की जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। बाग की जो लंबाई है मतलब ये y, वह इससे x से 4 मीटर ये ज़्यादा है, तो ये 4 मीटर कम है। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर y - 4 होगा। कैसे, इसको समझिए, थोड़ा सा यहीं पर समझना है। बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर कम है, तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकता है जब तक इनसे 4 घटेगा नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया x बराबर y - 4। इससे एक इक्वेशन यहाँ बनेगा x - y = -4। आप फिर से y का मान निकाल लीजिए, चूँकि मान सारणी बनाना होगा हल करने के लिए, तो -y बराबर -4 - x, माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेके समाप्त कर लीजिए, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4 + x। ठीक है। अब इसका मान सारणी आप बना लीजिए। मान सारणी हम बना लेते हैं, x और y बराबर 4 + x। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखिए, y 4, x का वैल्यू 1 रखिए, y 5, x का वैल्यू 2 रखिए, y 6, तीनों मान आ गया। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, उसका अर्ध परिमाप जो है 36 है। माप पहले निकालिए, परिमाप, बाग का परिमाप, बाग आयताकार है तो बाग का परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई + चौड़ाई x + y। ठीक है। अर्ध परिमाप तो बटा 2 हो जाएगा, अर्ध परिमाप के लिए तो सीधे x + y हो जाएगा, इसलिए x + y बराबर
36। तो यहाँ भी y का वैल्यू निकाल लीजिए 36 माइनस x। ठीक है, चलिए यहाँ भी 2 वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे 16 रखिए तो ये हो जाएगा 20। आप इसमें जो है 20 रखिए तो ये हो जाएगा 16, और इसमें आप 25 रखिए तो ये हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले समीकरण का जो मान सारणी है उसमें वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रहा है। ठीक है, और दूसरे समीकरण का जो मान सारणी है उसमें वैल्यू जो है 25 तक भी जा रहा है। ठीक है, 25 तक। तो आपको हम पहले कक्षा में बताए हैं कि जब हम किसी का आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो उस ग्राफ में इस बात का ध्यान रखना होता है कि मान बहुत बड़ा नहीं होते हैं। ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ये हो गया मूल बिंदु। 5 के रेशियो में मान लेंगे 5, 10, 15, 20। यहाँ ले लेंगे -5, -10, -15, -20। यहाँ ले लेंगे 5, 10, 15, 20। 25 कर दीजिए, 25 तक है। यहाँ भी 25 कर लीजिए, यहाँ भी -25 कर लीजिए। -5, -10, -15, -20। ये जो है ग्राफ आपका पहले समीकरण का आ गया, जिसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये ग्राफ फर्स्ट का आपको खिंचा गया। यहाँ पर पॉइंट छोटा छोटा है, आप पॉइंट को भी, पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी डाल दीजिएगा जब ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे। तो अब इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये सेकंड का ग्राफ हो गया। यहाँ पर इसको दे दीजिए, थोड़ा बहुत ये आएगा आपको x + y इक्वल टू 36। ये जो है आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। ये 16 पर है और ये 20 पर है। 16, इसका मतलब बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई 16 तथा बाग की लंबाई कितना, 20 मीटर। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से सब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं 3.2 के छठे सवाल पर, जो आपके सामने है। छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समानांतर करती रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपको कोई समीकरण पहले से दिया हुआ है। जैसे हमको ले लेते हैं 2x + 3y = 6। ये एक समीकरण युग्म का एक समीकरण पहले से दिया हुआ है। आपको एक दूसरा समीकरण युग्म इसके साथ आपको स्वयं डालने हैं कि दूसरा समीकरण युग्म इसमें डालना है। जो पहला है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए या संपाती हो जाए या तीसरा समांतर हो जाए। ये 3 शर्त है। ऐसा आपको समीकरण युग्म यहाँ डालना है
कि यह इस तरीके से उसका ग्राफ आ जाए। तो प्रतिच्छेदी के लिए आपको कंडीशन है, प्रतिच्छेदी के लिए पहला जो ये है इसका कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यह है कंडीशन। तो आप 2 है तो 2 के नीचे आप इसके लिए पहले कंडीशन के लिए फर्स्ट के लिए आप 2 के नीचे 3 डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं 3x, और 3 के नीचे 5 डाल दीजिए -5y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ एक हल आएगा ही। केवल दूसरा कंडीशन को फुलफिल करना है। दूसरा कंडीशन है समपाती। समपाती मतलब कि पहले का ग्राफ दूसरे के ग्राफ के ऊपर ही आ जाए। तो इस कंडीशन के लिए आपको ध्यान होगा a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। इस तरीके का आपको कंडीशन शर्त मतलब आपको इस शर्त को पूरा करना चाहिए आपका समीकरण युग्म। तो ये कब पूरा होगा? जब 2 मान लीजिए कि 4 आ जाए तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका जस्ट डबल या ट्रिपल कर दीजिए और लिख दीजिए। जैसे 2 है तो 4x, 3 है तो 3 दूना 6y, और 6 है तो 12। या आप इसे 3 से भी कर सकते हैं या 5 से भी कर सकते हैं। 5 दूना 10x, 5 तिहाई 15y, 5 छक 30। या आप 4 से भी कर सकते हैं। 4 दूना 8x, 4 तिहाई 12y, और 4 छक 24। इसमें से कोई भी समीकरण अगर इसके साथ डाल दीजिएगा, युग्म पूरा दीजिएगा इसके साथ, तो उसका जो है ग्राफ समपाती हो जाए। अब आते हैं तीसरा। तो तीसरा के लिए कह रहा है कि सिर्फ a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इसके लिए आप सिर्फ ये गुना का काम करते हैं, ये 2 ही में कीजिएगा, तीसरे में नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप कर दीजिए क्या, 2x है तो इसको कर दीजिए 3x, 3x नहीं कीजिए, 2x है तो इसको कर दीजिए 4x + 6y, और इसको 7 कर दीजिए। तो यहाँ हो गया, ये दोनों का रेशियो बराबर आ जाएगा, इसका रेशियो बराबर नहीं आएगा। इस शर्त को पूरा करेगा, इस शर्त को पूरा करेगा, ग्राफ उसका पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब इस अभ्यास का 3.2 का अंतिम सवाल है 7वां प्रश्न, जो इस प्रकार से है। देखिए, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आप इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, आप उसका प्रयोग करिएगा, निश्चित रूप से ये सवाल बन जाएगा। सबसे पहले आप उस दोनों समीकरण के माध्यम से दोनों समीकरण का मान सारणी बनाइएगा। मान सारणी बना के आप उसका ग्राफ खींचिएगा। ग्राफ खींचिएगा और मानिए कि वह ग्राफ इस प्रकार से आ गया, जैसा कि हम बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ग्राफ आ गया। तो ग्राफ आ गया तो आप देखिएगा कि पहले समीकरण का ये ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। तो इस ग्राफ और इस एक्स एक्सिस यही है, इस तीनों के सहयोग से एक्स एक्सिस पहले समीकरण के ग्राफ दूसरे समीकरण के ग्राफ से कहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये जो छायांकित कर रहा है ऐसे ही छायांकित कर दीजिएगा उसमें भी। और इसमें 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिएगा। एक पॉइंट ये है, यहाँ तो y का वैल्यू ऑलरेडी 0 होगा, x का मान आएगा, और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, इतना ही आपको करने हैं। ठीक है, तो आप उस सवाल को 7वें को बना लीजिएगा। इसी के साथ आपका जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 अभ्यास का काम हमने आज किया है, 3.1 और 3.2। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे घर पर बैठकर इसको घर पर भी बना लेंगे। भी समस्या इस अभ्यास में फिर से होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और निश्चित रूप से हम लोग उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। और फिर से अंत में, अगर आप इस वीडियो को
फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाएंगे। धन्यवाद।